नमस्कार साथियों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नेट जेआरएफ परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं, यानी नेट जेआरएफ जिसे यूजीसी कंडक्ट कराता है। उसमें आपको यदि इस एग्जाम को क्लियर करना है तो भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको वहाँ पढ़ने हैं, डिटेल में उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा हमने इकाई वाइज या यूनिट वाइज शुरू की है। ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा या आज का हमारा पूरा जो डिस्कशन होगा वह यूनिट 7 पर आधारित होगा, यानी इकाई 7 पर आधारित होगा। तो नेट जेआरएफ भूगोल के सिलेबस में या ज्योग्राफी के सिलेबस में इकाई 7 में किसे शामिल किया गया है, तो यदि आप मोटे तौर पर समझें तो इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल को शामिल किया गया है, जिसमें विश्व में क्या स्थिति है सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल की, और हम यहाँ चर्चा करेंगे खास तौर पर भारत के संदर्भ में। लेकिन इसकी कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना आपको जरूरी है। एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, टॉपिक्स के अंतर्गत किन किन चीजों को हमें कवर करना है। आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को और पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 7 को, जो कि किससे जुड़ी हुई है, जो जुड़ी हुई है सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल से, कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आइए देखते हैं हमारी यूनिट 7 में किन किन खास टॉपिक्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इस यूनिट को 2 भागों में डिवाइड करके, जिसमें पहला सेगमेंट होगा हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा सेगमेंट होगा राजनीतिक भूगोल। हम सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, जिन्हें आपको डिटेल से पढ़ना होगा यदि आप नेट जेआरएफ की परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले यदि हम बात करें सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल की, तो हम सभी जानते हैं कि मानव इस भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण इकाई या कारक है। कैसे एक महत्वपूर्ण कारक है? यदि आप बात करें समाज की, तो समाज में मानव का होना, मानव का रहन सहन, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सांस्कृतिक भूगोल को। ये सभी मिलकर तय करते हैं कि उस स्थान की संस्कृति क्या होगी। और हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग भाषा, जाति, अपने रहन सहन, रीति रिवाज वाले लोग रहते हैं। इनकी अपनी अलग अलग बोली हैं या भाषाएं हैं। ऐसे में संस्कृति को भी क्षेत्र के लिहाज से या भूगोल के लिहाज से, क्योंकि भूगोल क्या है, भूगोल आप एक स्थान की स्टडी के बारे में कह रहे हैं, तो उस स्थान में क्या क्या सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उस भूगोल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक भूगोल। यानी उसकी भाषा, संस्कृति, जाति, वहां पर कैसे कैसे लोग निवास करते हैं, इसके बारे में जब हम डिटेल से जानेंगे तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक भूगोल। और ठीक ऐसे ही, क्योंकि समाज किससे मिलकर बना है? मानव से। मानव एक इकाई है समाज की, तो हम बात करेंगे सामाजिक भूगोल के बारे में कि आखिर यह क्या होता है। ठीक है, यदि हम बात करें कि हम इन टॉपिक्स के अंदर के क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम इसके अंदर जानेंगे संस्कृति की संकल्पना को, यानी आखिर संस्कृति शब्द कैसे आया। तो कुछ लोग कहते हैं संस्कृत से आया, कुछ लोग कहते हैं कि कई अन्य तरीकों से संस्कृति शब्द बाहर निकल कर आई है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्लासरूम में कि आखिर संस्कृति की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट ऑफ संस्कृति क्या है, यानी यह शब्द कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो विभिन्न विद्वानों ने इसे लेकर अलग अलग मत दिए हैं। उन विद्वानों के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि किसने संस्कृति के बारे में क्या क्या बातें कही हैं। फिर हम जानेंगे संस्कृति की कुछ अभिकल्पनाओं को, या कहें उनके अंदर निहित तत्वों को। तो हम तत्वों के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स को, कि संस्कृति तो है लेकिन उस संस्कृति के भीतर
क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल से जानेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, फिर जानेंगे क्षेत्र और प्रदेश। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टर्म है संस्कृति के लिहाज से। तो संस्कृति, क्षेत्र और प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण यहाँ पर सेगमेंट होगा हमारा सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत, हम सभी जानते हैं कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर कई परियोजनाएं चल रही हैं। इस लिहाज से यदि कोई किसी वर्ष कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है सांस्कृतिक विरासत को लेकर, तो ये अपने आप में एक प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसलिए हमें सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी पढ़ना होगा। सांस्कृतिक विरासत भी दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। हम जानेंगे क्लासरूम में कि आखिर मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या कहलाती हैं, ये कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं। ठीक है, जानेंगे सांस्कृतिक पारिस्थितिकी के बारे में। ध्यान रखिए, नई नई संकल्पनाएं हैं जो बाद में आती गई हैं, विभिन्न विद्वानों के दिमाग में बाद में ये चीजें आती गई हैं। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे किसे, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी को, कल्चरल इकोलॉजी को। ये अपने आप में एक बढ़िया कंसेप्ट है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर सांस्कृतिक पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टर्म है, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक अभिसरण। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में, या कहें जैसे ही हमारे पास इंटरनेट आया है, तो जो सबसे तेजी से बढ़ा है, क्योंकि लोगों का मेल जोल बढ़ा है, लोगों का संवाद बढ़ा है, तो जो सबसे तेजी से बढ़ा है वह है सांस्कृतिक अभिसरण, यानी कल्चरल कन्वर्जेंस। कल्चरल कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, तो यह दो संस्कृतियों के मिलने की अवस्था है। दो संस्कृतियों के संवाद के बाद जो एक नई प्रवृत्ति जन्म लेती है, या दो संस्कृतियों के मिलने की जो प्रवृत्ति है, वही कहलाती है क्या, सांस्कृतिक अभिसरण या कल्चरल कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण टर्म्स और हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जैसे सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाएं। सामाजिक संरचना कैसे बनी, इसको लेकर क्या प्रक्रम या प्रक्रियाएं अपनाई गई, इसकी प्रोसेस को भी हम समझेंगे। हम जानेंगे सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता को, कि आखिर सामाजिक कल्याण क्या है, जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा पर ध्यान देकर या मृत्यु दर को कम करके। तो इन सारी चीज़ों पर जब हम ध्यान देंगे तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम ध्यान देंगे सामाजिक कल्याण को, जो कि एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक कल्याण को लेकर भारतीय संविधान में भी कुछ अनुच्छेद मौजूद हैं, हम इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सामाजिक बहिष्कार, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानिक वितरण, किस किस के आधार पर, ध्यान रखेगा क्योंकि ये वितरण पढ़ने वाले हैं हम भारत के संदर्भ में। तो हम यह वितरण जनजाति के लेवल पर पढ़ेंगे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक आने में क्रमशः जनजातियों का वितरण कैसा है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा जातिगत वितरण को देखेंगे, यही क्रम होगा हमारा, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक आने में जातिगत वितरण क्या है भारत में। हम जानेंगे धर्म एवं भाषा के आधार पर क्या वितरण मौजूद है, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य क्या है, यहाँ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य कैसे महत्वपूर्ण है, भूगोल के लिहाज से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टर्म है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं रुग्णता पारिस्थितिकी। तो रुग्णता पारिस्थितिकी के बारे में भी जानेंगे। इसके अंतर्गत रोगों की स्टडी की जाती है, और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बायो के कुछ खास सेगमेंट की बात करते हैं, उनमें हम प्रोटीन, वसा, इन सभी से युक्त भोजन की बात करते हैं। तो रुग्णता पारिस्थितिकी के अंतर्गत संक्रामक रोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, हम जानेंगे पोषणता की स्थिति। अब पोषणता की स्थिति, इसके लिए जानेंगे पोषण क्या है। पोषण के अलावा यह भी जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में पोषण की कमी है तो उसके शरीर में कौन कौन सी विकृति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसके अलावा किसके बारे में, कुपोषण के बारे में, जो कि भारत में एक बड़ी समस्या
थी, ठीक है। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है, इसे लेकर नई नई योजनाएं लेकर आई है, और अभी भी ये समस्या कह सकते हैं विद्यमान है, लेकिन लगातार हम इस पर प्रयास कर रहे हैं कि भारत इससे उभरे, ठीक है। तो हम बात करेंगे पोषण की स्थिति के बारे में, इसकी निदान की क्या स्थिति हो सकती है यह भी देखेंगे। हम जानेंगे इसकी वर्गीकरण और स्थानिक एवं मौसमी वितरण के प्रतिरूप को, ठीक है, और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इन्हें भी हम गौर से देखेंगे। साथ में हम देखेंगे भारत के संदर्भ में इन सभी चीजों को। तो अभी हमने चर्चा भी की, कुपोषण को समझेंगे और इससे जुड़ी हुई क्या क्या योजनाएं हैं इन पर भी हम गौर फरमाएंगे, ठीक है। हम यह भी देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं और नीतियां कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार भारत में स्वास्थ्य को लेकर नई नई जो योजनाएं हैं, नीति हैं, वह बनती रहती हैं। भले ही कुछ वर्षों में इसमें संशोधन होता है और नई नीति आती है, तो हम क्रमशः केंद्र के लेवल पर और आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य के लेवल पर कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किससे जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, उन पर विचार करेंगे, ठीक है। हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत में चिकित्सा पर्यटन को। ध्यान रखिए, चिकित्सा पर्यटन एक महत्वपूर्ण टर्म है जो लगातार चर्चा में बना रहता है, तो हम चिकित्सा पर्यटन को भी ध्यान से देखेंगे। ये हमने चर्चा की हमारे पहले सेगमेंट के बारे में, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल से जुड़ा हुआ था। अब हम देखते हैं दूसरे सेगमेंट को, जो जुड़ा हुआ है किससे, राजनीतिक भूगोल से। अब राजनीतिक भूगोल क्या, एक क्षेत्र विशेष की भूगोल की जब हम बात करेंगे तो वहां पर राजनीतिक भूगोल आता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र या जब हम सीमा की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब राजनीतिक भूगोल की बात आएगी तब वहां बाउंड्री की बात आएगी। बाउंड्री यानी सीमा की बात आएगी, जो एक शब्द बाउंड से मिलकर बना है। बाउंड यानी सीमाबद्ध या सीमा या बांधना, सीमित कर देना किसी क्षेत्र को। तो इसी बाउंड शब्द से बाउंड्री बनी है, सीमा बनी है, और हर एक देश की अपनी सीमा है, हर एक क्षेत्र की, हर एक प्रदेश की अपनी सीमा है, और उस सीमा के भीतर रहकर वे अपनी राजनीति को क्या करते हैं, यहाँ प्रतिफलित करते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे राजनीतिक भूगोल के बारे में, ठीक है। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिसीमाओं और सीमाओं की संकल्पनाओं को, इनके कंसेप्ट को देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इन पर भी अपने अलग अलग मत दिए हैं, इनकी परिभाषाएं दी हैं। हम खासकर बात करेंगे किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, सीमाओं को और परिसीमाओं को, ठीक है। ध्यान रखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे में इंग्लिश में कहा गया है बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स। तो हम इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में। इसके अलावा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका एक क्या, हार्टलैंड एंड रिमलैंड। ये दो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज भी राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण थ्योरी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी क्या है, ये सिद्धांत क्या कहते हैं। इन सिद्धांतों की अपनी अपनी विवेचना है, जो कि थोड़ी सी यहाँ पर विस्तार में है, तो हम इन्हें भी समझेंगे कि आखिर ये सिद्धांत क्या है। हम जानेंगे राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्तियां और विकास को। अब राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्तियां, तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रवृत्तियां रही हैं राजनीतिक भूगोल के विकास की। जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ देश में अलग तरीके से शासन चलता है, कुछ देशों में अलग तरीके से शासन चलता है। तो इनकी शासन की जो प्रवृत्तियां हैं वो शुरू से कैसी रही हैं, और ये किन उस समय की विचारधाराओं पर आधारित रही हैं, इनका प्रभाव ठीक पड़ा है कहाँ पर, राजनीतिक भूगोल पर। तो ऐसे में उन पूरे क्षेत्र की अपनी अलग अलग राजनीतिक स्थितियां हैं। तो हम इन विभिन्न क्षेत्रों की राजनीतिक स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे, और इसी के संदर्भ में हम जानेंगे राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में किसकी क्या प्रवृत्तियां हैं और इसके विकास को लेकर क्या क्या स्थितियां लगातार समय के अनुरूप बदलती रही हैं। तो हम देखेंगे राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्तियों को और इसके विकास को कैसे, किस समय में, किन किस कालखंड में क्या क्या विकास देखने को मिला है, ठीक है। और यह भी ध्यान रखिएगा, हम भारत के संदर्भ के अलावा कुछ अन्य देशों की भी यहाँ तुलना करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जानेंगे संघवाद को। ध्यान रखिए, संघवाद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है या टर्म है। आखिर संघवाद का भूगोल क्या है,
तो हम संघवाद को डिटेल से यहाँ समझेंगे कि संघवाद क्या है, आखिर संघात्मक शासन क्या है, भारत के अलावा कहाँ कहाँ यह मौजूद है, संघवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, संघवाद को लेकर कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो काफी फेमस है, फैली हैं या मानी जाती हैं। तो हम डिटेल से चर्चा करेंगे संघवाद को लेकर, संघवाद के भूगोल के बारे में। ठीक है, हम जानेंगे भारत में निर्वाचन सुधार को, यानी निर्वाचन में कौन कौन से सुधार हुए हैं भारत में अब तक, क्रमशः निर्वाचन को लेकर भारत में कौन कौन सी कमिटियां बनी हैं। हम इस पूरे जो सेगमेंट में है हम भारत के संदर्भ में ही क्योंकि चर्चा करेंगे, तो भारत में अभी तक चुनाव सुधार को ठीक से देखेंगे। निर्वाचन में सुधार के अलावा भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है निर्वाचन से संबंधित, यह भी जानेंगे। निर्वाचन सुधार को लेकर अभी तक कौन कौन से कार्य किए गए हैं यह भी समझेंगे, और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो कि जुड़ी होंगी किससे, निर्वाचन से, भारत में निर्वाचन से। इसके अलावा हम जानेंगे मतदान व्यवहार के निर्धारकों को। ठीक है, यानी मतदान के व्यवहार को क्या क्या निर्धारक करते हैं या किन कारकों के माध्यम से मतदान का व्यवहार निर्धारित किया जाता है, इनके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हम क्रमशः बिंदुवाइज जानेंगे कि आखिर मतदान के व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या इसके निर्धारक क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति को। ध्यान रखिए, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, यह हो रहा है पर्यावरण में परिवर्तन से। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक लेवल पर यानी विश्व में अभी तक कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं हम चर्चा करेंगे। कहां से हम चर्चा करेंगे, क्रमशः रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से। हम बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। चूंकि हमारी एक और यूनिट है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उसके कुछ सेगमेंट पे हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं पेरिस शांति समझौते के बारे में भी और पेरिस समझौते के बारे में भी। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में भी इसके अलावा हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी उस सेगमेंट पे और उस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ भी विश्व परिवर्तन की भू राजनीति में, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति में, ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन है क्योंकि यहाँ पर, तो जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है हमने बात की अभी, पर्यावरण के कारण। तो आखिर पर्यावरण को लेकर कौन कौन से वैश्विक लेवल पर सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन सी एजेंडा निर्धारित किए गए हैं, जैसे एजेंडा 21। तो ये भी हम डिटेल से जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानेंगे और वैश्विक लेवल पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्या भू राजनीति है, क्योंकि विकसित देश अलग हैं, विकासशील देश अलग हैं। ठीक है, तो इनके संदर्भ में क्या क्या भू राजनीति विद्यमान है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चर्चा के संदर्भ में होगी, भारत के संदर्भ में होगी। जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ हम अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। अमेरिका में ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए हम ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या भू राजनीति चल रही है हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे विश्व संसाधनों की भू राजनीति को। ध्यान रखिए विश्व संसाधन, जैसे पेट्रोलियम की यदि हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। खनिज संसाधन की यदि हम बात करें, वैश्विक लेवल पर इन सभी खनिजों का, पेट्रोलियम का या गैसों का वितरण अलग अलग है। ऐसे में वैश्विक लेवल पर इन संसाधनों को लेकर क्या भू राजनीति है या क्या राजनीति विद्यमान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये भूगोल का एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं आप घटक है। ठीक है, हम जानेंगे भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति को और हिंद महासागर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है जानेंगे। भारत, चूंकि हिंद महासागर के पास में ही भारत अवस्थित है,
तो भारत के लिहाज से हिंद महासागर कितना महत्वपूर्ण है, और भारत की हिंद महासागर को लेकर क्या भू राजनीति है, विश्व की हिंद महासागर को लेकर क्या भू राजनीति है, अन्य जो क्षेत्र हैं उनका हिंद महासागर को लेकर अपना क्या रवैया है, यह भी हम डिटेल से देखेंगे। हम इसी के अंतर्गत देखेंगे विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग संगठन को। ध्यान रखिए, क्षेत्रीय सहयोग संगठन अपने आप में महत्वपूर्ण संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सहयोग के लिए इस संगठन को बनाया गया था, जिसका नाम क्या है, सार्क। तो हम सार्क के बारे में भी समझेंगे डिटेल से कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी, किन देशों से यह मिलकर बना था, बाद में कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, फिर अंत में क्या इसकी स्थिति है। ठीक है, तो अभी ये हमारे लिए कितना जरूरी है इस बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आसियान देशों के बारे में, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हम आसियान देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये कैसे संगठन बना, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से, इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये देश, इनका जो सहयोग संगठन है ये जो बनाया गया है ओपेक, यह कैसे कार्य करता है। हम बात करेंगे ईयू के बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में, कि यह क्या है, ये संगठन कैसे बना और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इनके अपने कार्य करने का इनका तरीका क्या है। ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और अंत में हम बात करेंगे विश्व प्राकृतिक संसाधनों की नव राजनीति पर, यानी विश्व में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर अभी नए तरीके से क्या राजनीति हो रही है, इनकी नव राजनीति पर हम अंत में डिटेल से चर्चा करेंगे। ये हम पूरा जो सिलेबस है उसे विस्तार से देखेंगे किसमें, हमारे क्लासरूम में, जिस पर हम डिटेल से एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज के हमारे वीडियो में यूनिट 7 पर इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि यूनिट 8 पर आधारित होगी। शुक्रिया।